छात्रों नमस्कार। आज हम आपसे विशुद्ध एजुकेशनल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बीएड एमएड करने वाले छात्रों के लिए तो उपयोगी है ही है, साथ ही साथ वह छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद रिसर्च अथवा पीएचडी करना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज द रिसर्च, अनुसंधान क्या है। हम दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। पहले हम इसके इंग्लिश वर्जन को देखते हैं। रिसर्च वर्ड इज constituted with two parts. First, second, search. It means you can say that if you search any topic, idea, content, person, place, then the process convert into research. अनुसंधान, हम किसी भी जब नवीन तथ्य की खोज करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है, अगर अनुसंधान की विशुद्ध दार्शनिक व्याख्या करें तो उसके अनुसार यह पूर्णतया सत्य है कि हम किसी भी उस तथ्य की खोज नहीं कर सकते जो तथ्य ऑलरेडी नेचर में पहले से विद्यमान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन के पहले भी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, किंतु हमारे वैज्ञानिक अथवा हमारे निवास करने वाले मनुष्य पृथ्वी की शक्ति को जान नहीं पाए थे। आम बहुत वर्षों से है और हमेशा ऊपर का सामान नीचे गिर रहा, लेकिन न्यूटन को फर्स्ट खोजकर्ता, अनुसंधानकर्ता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उस समय उसके कारण को महसूस किया। अनुसंधान करने के भाव तब उत्पन्न होते हैं जब किसी मनुष्य में क्यों अथवा कैसे का प्रश्न उत्पन्न हो। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि रिसर्च एक नई खोज है और इसमें हम जो ज्ञात तथ्य हैं उससे अज्ञात तथ्य की खोज करते हैं। किसी भी नवीन घटना, किसी भी नवीन परिस्थिति, किसी भी नवीन वस्तु, किसी भी नवीन सामग्री को देख करके यदि आपके मन में कोई नवीन अवधारणा उत्पन्न होती है तो यह मान लीजिए कि आपके मन में अनुसंधान के कुछ न कुछ लक्षण विद्यमान हैं और आप अनुसंधानकर्ता हो सकते हैं। यह प्रत्येक मनुष्य की मनोवृत्ति क्यों और कैसे पर जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा उस व्यक्ति की रिसर्च करने की प्रवृत्ति घटेगी। अब रिसर्च को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। पहले प्रकार के रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च होते हैं, दूसरे प्रकार के रिसर्च बिहेवियरल रिसर्च होते हैं। फंडामेंटल रिसर्च का मतलब जिन रिसर्चेज में एग्जैक्ट, रेशनल और एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया जाता है उन्हें फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें कि जो रिसर्च लैब में प्रमाणित किए जाते हैं, अर्थात लैब प्रयोगशाला में प्रमाणित करने के उपरांत किसी नवीन तथ्य की खोज की जाती है, उन्हें हम मौलिक अथवा फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान भी कहते हैं। इस प्रकार के रिसर्चेज में साइंटिफिक रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, मैथमेटिकल रिसर्च
यहाँ हो सकते हैं। दूसरे प्रकार के रिसर्च व्यावहारिक रिसर्च होते हैं, यानी व्यवहार परक आधारित अनुसंधान। जाहिर सी बात है कि इसमें व्यवहार जुड़ा हुआ है, तो किन्हीं भी दो मनुष्यों का व्यवहार एक तरीके से नहीं हो सकता। जैसा कि मनोविज्ञान के छात्र होने के नाते और मनोविज्ञान पर तमाम विचार अवधारणा होने के नाते यह पूर्णतया सुनिश्चित है कि मनोविज्ञान व्यवहार से संबंधित एक विज्ञान है, और किसी भी व्यक्ति का व्यवहार किस तरीके का होगा अथवा वह किस प्रकार की अनुक्रिया करेगा, इसके लिए आवश्यक है कि उसके पास के उद्दीपक को देखा जाए। उद्दीपक जिस तरीके का होता है, मनुष्य का व्यवहार भी उस तरीके का होता है। यह देखा गया कि जो व्यवहार परक शोध करता है, व्यवहार परक जो रिसर्चर है, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, यानी कुछ ऐसे उद्दीपक उनके सामने प्रस्तुत किए गए कि उन्होंने किसी भी नवीन तथ्य की खोज की। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का सृजन किया, उसके पीछे भी कुछ घटनाएं थी। उन घटनाओं ने उनके व्यवहार को प्रभावित किया। वाल्मीकि महान ऋषि भारत के, उनके जीवन में भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे उनके मन में एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ। वो अनुसंधान करता। व्यवहार परक अनुसंधान का सीधा सा संबंध वह उन समस्त विषयों से है जो मनुष्य के व्यवहार से संबंधित है। इसके अंतर्गत सोशल रिसर्च कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्च कह सकते हैं, और आपके इकोनॉमिकल रिसर्च कह सकते हैं, आपके ज्योग्राफिकल रिसर्च कह सकते हैं। सारे रिसर्च, वो सारे रिसर्च जिनका संबंध मनुष्य के व्यवहार से है, उसे हम व्यवहार परक अनुसंधान कह सकते हैं। अब हम अनुसंधान के उद्देश्य की चर्चा करेंगे। किसी भी अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? पहला सबसे बड़ा उद्देश्य, महा उद्देश्य, किसी भी अनुसंधान का उद्देश्य सोशल वेलफेयर होता है, समाज का कल्याण करना, समाज को उन्नत करना, समाज को मजबूती प्रदान करना। ये किसी भी अनुसंधान का उद्देश्य होता है। जाहिर सी बात है, जेम्स वाट ने भाव की ताकत को समझा, लेकिन भाव की ताकत को उसने कहीं पढ़ा नहीं था, उसने वहां पर करते हुए देखा। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रयोग क्या है? प्रयोग ऑब्जर्वेशन इन कंट्रोल्ड सिचुएशन। उसने देखा कि भाप में ताकत इतनी है कि जब बर्तन के ऊपर कोई वजनदार सामग्री रख दी जाती है तो कुछ देर तक वो प्रेशर, वो बर्तन नहीं उठता है, उसके बाद फिर उठने लगता है। परिणाम वो अनुसंधानकर्ता हो गया। तो अनुसंधानकर्ता का प्रमुख उद्देश्य, किसी भी अनुसंधान करने वाले का प्रमुख उद्देश्य समाज की में सकारात्मकता का विकास करना। और दूसरा उद्देश्य जो एक स्पेशल उद्देश्य होता है, वो उसके विषय से संबंधित होता है। अब अगर मौलिक अनुसंधान है अथवा व्यवहार परक अनुसंधान है, जैसे अर्थशास्त्र में कोई रिसर्च होता है, तो उस रिसर्च के द्वारा सप्लाई को बढ़ाने के तरीके, मांग को कम करने के तरीके, ब्याज बढ़ाने के तरीके आदि तरीकों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसको प्रयोग कहाँ किया जाता है? उसको प्रयोग किया जाता है नागरिकों के ऊपर। किसी भी विषय का संबंध अंततः नागरिकों के कल्याण से होता है। अब जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। टेक्नोलॉजी, अब मोबाइल में आप देख लीजिए 2G, 3G, 4G, 5G। आज जो ये न्यू जनरेशन है वो टेक्नोक्रेट होती जा रही है। हमें कह सकते हैं कि आज की न्यू जनरेशन रिसर्चर है,
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तमाम लोग जिनके पास मार्कशीट नहीं है लेकिन मोबाइल से अपने संदेशों को भेज देते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, इसका मतलब वो उनमें योग्यता कहाँ से आई? वो योग्यता इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया। तो अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य समाज के नागरिकों को नवीन ज्ञान की प्राप्ति कराना है। अब तीसरा, अनुसंधान कौन कर सकता है? अनुसंधान करने के लिए सबसे पहली योग्यता, पहला प्रश्न कि कैन आई कंप्लीट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम? क्या मैं इस समस्या को कंप्लीट या पूर्ण कर सकूंगा? सबसे पहले इसको मनोविज्ञान की भाषा में विल पावर कहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं तैरना नहीं चाहता है उस व्यक्ति को तैराया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति स्वयं रिसर्च करना नहीं चाहता है उस व्यक्ति को रिसर्च नहीं कराया जा सकता। तो पहला प्रश्न कि क्या मैं इस कार्य को करने के लिए तैयार हूं? दूसरा, क्या इस कार्य को करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है? तीसरा, क्या मैं उन संसाधनों का प्रभावी तरीके से प्रयोग कर सकूंगा? चौथा, क्या मैं उन संसाधनों को संकलित कर सकूंगा? और फाइनली, क्या मैं इस अनुसंधान से किसी नवीन लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूंगा? यदि इन सारे प्रश्नों के उत्तर हाँ में आते हैं तो मान लीजिए कि आप अच्छे अनुसंधानकर्ता हैं। अच्छे अनुसंधानकर्ता के लक्षण उसकी विल पावर, उसका डिवोशन और डेडिकेशन। जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा रिसर्च आप करेंगे, चाहे फंडामेंटल हो और चाहे व्यवहार पर। इसी में एक तीसरे प्रकार का अनुसंधान भी आपने सुना होगा। यह तीसरे प्रकार का अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इज नॉट ए रिसर्च, वो अनुसंधान नहीं है, वह एक समस्या का समाधान है। जहां अनुसंधान के लक्ष्य पूरे समाज के लिए होते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं, वहीं क्रियात्मक अनुसंधान का लक्ष्य केवल उस व्यक्ति को प्रभावित करता है जो व्यक्ति उस समस्या से ग्रसित हो। फाइनली, तीनों अनुसंधान का उद्देश्य समाज के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना है। फंडामेंटल और बिहेवियरल रिसर्च जहां समाज में नई नीतियों का सृजन करते हैं, नए उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। शायद अगर रिसर्च न हो रहा होता तो हम उसी बैलगाड़ी के युग में होते। शायद अगर रिसर्च न हो रहा होता तो हम आज YouTube के माध्यम से आपके सामने उपस्थित ना हो पाते। रिसर्चर और रिसर्च दोनों असंतुष्ट होने वाले समाज का प्रतिपादक होते हैं। जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है वो रिसर्चर नहीं हो सकता। यदि हमारे वैज्ञानिक संतुष्ट हो गए होते केवल बेसिक टेलीफोन से तो शायद 2G का आविष्कार न हुआ होता। यदि हमारे रिसर्चर संतुष्ट हो गए होते साइकिल से तो शायद मोटरसाइकिल का आविष्कार न हुआ होता। इसका मतलब सीधा हुआ कि अनुसंधानकर्ता संतुष्ट नहीं हो सकता। अब अनुसंधान के कुछ चरण आते हैं। सबसे पहला चरण, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का चुनाव करना। If there is no problem, then there is no solution. First, select your problem. किसी भी समस्या का चुनाव कीजिए, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे बिहेवियरल हो, चाहे एक्शन हो। एक्शन का अलग काम है, लेकिन इन दोनों के लिए जरूरी। समस्या का चुनाव कीजिए। देन समस्या के चुनाव के बाद सर्वे अबाउट रिलेटेड लिटरेचर,
उस समस्या से संबंधित साहित्य की खोज कीजिए। यह साहित्य रिटन में भी हो सकता है और दूसरे लोगों के विचार भी हो सकते हैं। जब आपके पास उससे संबंधित साहित्य आ जाएगा तो जिसको कहते हैं डेस्क वर्क, मेज का वर्क, टेबल का वर्क, उससे संबंधित साहित्य को मेज पर रखिए। उसके बाद एक हाइपोथेसिस या परिकल्पना का चुनाव कीजिए। परिकल्पना हकीकत में क्या है? परिकल्पना किसी भी समस्या का संभावित समाधान है। जैसे सामान्य रूप से पूर्ति बढ़ने से मांग घटती है और आपने कुछ ऐसी सामग्रियों का चुनाव कर लिया जिसमें रिसर्च कराना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि पूर्ति कितना ही बढ़ाइए लेकिन मांग नहीं बढ़ेगी। आपने यह हाइपोथेसिस परिकल्पना बना ली। अब आप उस परिकल्पना की जांच करते हैं, उस परिकल्पना के संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद आपके पास एक निष्कर्ष की प्राप्ति होती है। यानी फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, सेकंड सर्वे अबाउट रिलेटेड लिटरेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस और फाइंडिंग सजेशन और सॉल्यूशन। ये पांचों स्टेप फंडामेंटल और बिहेवियरल दोनों में। अब अगर कोई व्यक्ति किसी नवीन दिशा में रिसर्च करना चाहे तो उसके लिए सर्वप्रथम चाहे फंडामेंटल हो यानी साइंटिफिक रिसर्च हो, चाहे बिहेवियरल रिसर्च हो, तो उसको अपने आसपास देखना होगा कि कौन सी समस्या है। उस समस्या को वह किसी कागज पर लिखे। उसके बाद उस समस्या को सही तरीके से वेरीफाई करें। जब वो देखता चला जाएगा तो उसकी समस्या एक अरेंज्ड प्रॉब्लम होगी, यानी फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ देन अरेंजमेंट ऑफ उस प्रॉब्लम को एक व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित करना है। उसके बाद उससे संबंधित तमाम तथ्य। अब हम बात करेंगे अनुसंधान के लाभ, एडवांटेज ऑफ रिसर्च। किसी भी सामान्य आदमी से पूछिए कि ये बताइए कल मोबाइल में क्या होगा, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो कहेगा भैया कल तो कुछ भी हो सकता है। बहुत दिनों पहले तक टेलीफोन नहीं मिलता था, आज हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो कहेगा दुनिया में कुछ भी नया हो सकता है। इसका मतलब हर मनुष्य यह चाहता है कि प्रगति हो। अनुसंधान का मुख्य लाभ समाज के नागरिकों को एक सुनिश्चित, व्यवस्थित एवं व्यावहारिक जीवन प्रदान करना होता है। साधारण शब्दों में कहिए, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की सुख सुविधा में वृद्धि करना। छोटा सा साइंटिफिक उदाहरण, इतनी भयंकर गर्मी के समय में भी किसी कमरे में दिसंबर और जनवरी के जाड़े के महीनों के वातावरण की उत्पत्ति करा देना केवल और केवल अनुसंधान का कार्य है। वातानुकूलन संयंत्र अथवा एयर कंडीशनर इंस्ट्रूमेंट के जब आप घर में लगाते हैं तो हकीकत में वह एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसमें साइंटिफिक रिएक्शन होता है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वह साइंटिफिक रिएक्शन कमरे के वातावरण को गर्मी से ठंडक में परिवर्तित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप
बाहर का वातावरण और अंदर के वातावरण में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। यह अनुसंधान का प्रमुख लाभ है। इसके अतिरिक्त अगर मनोविज्ञान में रिसर्च हो, मनोविज्ञान में रिसर्च में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने देखा कि एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इनके बढ़ने का कारण उसके आसपास के स्टिमुलस है। किसी अनुसंधानकर्ता ने कहा कि जो लोग जंगल में रहते हैं या जो लोग अकेले रहते हैं या जिन लोगों के पास खराब वातावरण नहीं है, उनका व्यवहार ज़्यादा अच्छा होता है। इसके विपरीत जो लोग खराब वातावरण में रहते हैं, उनके पास खराब लोग रहते हैं, उनका वातावरण प्रायः खराब होता है। किसी अनुसंधानकर्ता ने कर दिया, परिणाम यह होता है, रिसर्चर कहता है कि उस स्टिमुलस को हटा दीजिए। जैसे ही उस स्टिमुलस को हटाते हैं, वैसे ही उस व्यक्ति के मस्तिष्क में परिवर्तन करने लगता है और वह व्यक्ति सोचने लगता है कि गलती उसी शख्स की थी। तमाम लोग ये कहते हैं ये मेरा लकी पेन है। लकी पेन क्यों है? क्योंकि उसी लकी पेन से उन्होंने कई बार लिखा है और वो उनके मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब केवल इतना कि अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य समाज के नागरिकों को एक उत्कृष्ट जीवन प्रदान करना है, साथ ही साथ उनके मस्तिष्क को मजबूत करना, परिपक्व करना। Finally, we can see that a researcher does not study the nature because he like it. वो नेचर को इसलिए नहीं नेचर के बारे में पढ़ना चाहता क्योंकि उसे पसंद करता, बट ही डिलाइटेड इन इट, वो उसमें आनंद की प्राप्ति करता। वही व्यक्ति अच्छा अनुसंधान करता हो सकता है जो व्यक्ति उस कार्य में आनंद की महसूस करे, आनंद प्राप्ति को महसूस करे। वह समस्या सरल हो जाएगी अगर आपको उस समस्या को सरल करने में आनंद की प्राप्ति हो। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कौन सा विषय कठिन है। वह विषय कठिन है जो हम नहीं जानते। जैसे मैं